हेलो दोस्तों, मैं रश्मि आनंद, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। राजनीति विज्ञान का राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता की परीक्षा जो हुई थी, जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की, उसका पेपर। तो जो 2017 में परीक्षा हुई थी उसी का पेपर है राजनीति विज्ञान का। तो हम सॉल्व करते हैं। लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है, यह किसने कहा है? यह कौन कह रहा है? तो एम ई डिमॉक ने कहा है लोक प्रशासन का संबंध सरकार के क्या और कैसे से है। जो एक क्या थे? अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत की सीमाओं को दूर करने का उपाय? अब ये सिद्धांत क्या है जो सीमाओं को दूर करने का उपाय करता है? प्लैंक। तो इसमें पद सोपान को कहा गया है। ठीक, पद सोपान सिद्धांत की सीमाओं को दूर करने का उपाय क्या है? गैंग प्लैंक है। यह सिद्धांत या संगठन के सिद्धांत से संबंधित है। गैंग प्लैंक का अर्थ होता है लेवल जंपिंग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश की एकता का सिद्धांत सुनिश्चित करता है। तो ये उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करता है आदेश की एकता का सिद्धांत। पदोन्नति का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, पदोन्नति का सामान्यतः अर्थ क्या होता है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सब होगा। पद में बदलाव, कर्तव्यों में बदलाव, पदवी में बदलाव, वेतन में बदलाव, सब चीज़ में बदलाव होगा। पद में, कर्तव्य में, वेतन में, पदवी में, कर्तव्य में। तो ये सब क्या है? पदोन्नति का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास प्रशासन संबंधित है। विकास प्रशासन किससे संबंधित है? तो ये तृतीय विश्व के राष्ट्रों से संबंधित है। विकास प्रशासन का संबंध तृतीय विश्व के राष्ट्रों से है, जिसका अर्थ क्या है? विकास से संबंधित प्रशासन से लिया जाता है। इसके प्रतिपादक UL गोस्वामी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट। तो विकास प्रशासन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो UL गोस्वामी, जिसको उन्होंने अपने अब इनकी बुक है 1955 में लिखी इन्होंने, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, भारत में प्रशासन का विकास। ठीक, तो ये UL गोस्वामी की है बुक, लेख है 1955 में इन्होंने इसको लिखी, प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों संरचना एवं मानवीय संबंधों के रूप में संगठन को किसने परिभाषित किया? अब संरचना और मानवीय संबंध के रूप में कौन परिभाषित कर रहा है? तो ये परिभाषित कर रहे हैं डिमॉक। ठीक, तो डिमॉक क्या कर रहे हैं? संरचना और मानवीय संबंधों के रूप में संगठन को परिभाषित कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी किन संस्थाओं के विलय का परिणाम थी? अब ये राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी जो है, इसमें कौन कौन से स्टाफ शामिल होते हैं, संस्थान? तो इसमें IAS स्टाफ स्कूल शामिल होता है, दिल्ली, तथा IAS स्टाफ कॉलेज शिमला। तो IAS स्टाफ स्कूल दिल्ली शामिल होता है। ठीक, दिल्ली हो गया, और तथा IAS स्टाफ कॉलेज शिमला। तो IAS स्टाफ का स्कूल जो है दिल्ली का शामिल हो रहा है, और कॉलेज जो है शिमला का शामिल हो रहा है। ठीक, तो इससे मिलकर ये बना है राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय प्रशासन की विशेषता है? तो भारतीय प्रशासन की विशेषता उपर्युक्त सभी है। रूढ़वादी दृष्टिकोण है, लाल फीताशाही, राजनीतिक तटस्थता। तो ये रूढ़वादी दृष्टिकोण हो गया, लाल फीताशाही हो गई, राजनीतिक तटस्थता, ये भारतीय प्रशासन की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासन के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सीमित है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा, इसमें बी आंसर सही होगा। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू जो है कि शक्ति सीमित है।
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा सीमित है, जो कि जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक, कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। अनुच्छेद 21 में आर्टिकल 21 में स्पष्ट कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। इसके विपरीत अमेरिका में क्या है? अब अमेरिका इसके विपरीत में क्या करता है? वहाँ किस नियम को अपनाया गया है? तो विधि की उचित प्रक्रिया को, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को के रूल को अपनाया गया है। ठीक, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ भारत में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा। तो अमेरिका में हो गया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और भारत में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये भारत का है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और ये जापान से लिया गया है भारत का। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज का लेखक कौन है? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज लिखी है मॉन्टेस्क्यू की बुक है, इन्होंने लिखी है 1750 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है। तो राज्य का काल्पनिक सिद्धांत नहीं है, ऐतिहासिक सिद्धांत का या विकासवादी सिद्धांत, ये राज्य का जो है काल्पनिक सिद्धांत नहीं है, ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत। अब अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है। अर्थशास्त्र का संबंध क्या है? वस्तुओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का मूल्यों से है। यह कथन कौन कह रहा है? तो आई ब्राउन कह रहे हैं। आई ब्राउन कह रहे हैं अर्थशास्त्र का संबंध क्या है, किससे है? वस्तुओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का मूल्यों से है। ये आई ब्राउन कह रहे हैं, इनका कथन है। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच। ये जेम्स ब्राइस कह रहे हैं, जेब ब्राइस। ठीक, तो ये जेब ब्राइस का कथन है, जेम्स ब्राइस। राजनीति शास्त्र इतिहास एवं राजनीति के बीच स्थित है, अतीत एवं वर्तमान के बीचों बीच में, जेम्स ब्राइस ने कहा है इसको। प्रजातंत्र की सफलता निम्नलिखित में से किस अधिकार पर निर्भर करती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रजातंत्र की सफलता जो है निर्भर करती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राजनीति की परिभाषा संभव की कला के रूप में दी है? तो संभव की कला के रूप में बिस्मार्क ने राजनीति की परिभाषा दी है, द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। ठीक, तो ये बिस्मार्क ने दी है। बिस्मार्क जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था। अब ये बिस्मार्क जो था, ये जर्मन साम्राज्य का प्रथम चांसलर था और तत्कालीन यूरोप का प्रभावी नेता था। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, द अटेनेबल, द आर्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट। तो ये बिस्मार्क का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवाद किसके व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है? तो व्यवहारवाद उपरोक्त सभी के ध्यान पर केंद्रित करता है, व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। तो कौन कौन से हैं? नागरिक है, राजनीतिक वर्ग, नौकरशाही, ये सभी हैं। व्यवहारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो नागरिक, राजनीतिक वर्ग, नौकरशाही, इन सब पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी शुरुआत 20वीं सदी के पहले दशक में जेबी वाटसन द्वारा हुई। अब व्यवहारवाद की शुरुआत किसके द्वारा की गई, किस दशक में? तो 20वीं शताब्दी के पहले दशक में शुरू हुई, जेबी वाटसन द्वारा ये शुरू हुई व्यवहारवाद। ठीक, वाटसन को मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। अब वाटसन को, जेबी वाटसन को मनोविज्ञान में क्या है? व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है, माना जाता है। जबकि राजनीति में व्यवहारवाद का जनक कौन है? चार्ल्स सी मेरियम। तो यहाँ दो क्वेश्चन बन रहे हैं, मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का जनक जेबी वाटसन है और राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का जनक चार्ल्स सी मेरियम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्न के समूह को देखता हूँ
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे जीडीसी का हो, जीआईसी का हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, सब जगह किसी स्टेट के सेट का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों को देखता हूँ के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। तो इसमें इसको किसने कहा? FW मेटलैंड। ये कह रहे हैं कि जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक से अच्छे प्रश्नों को के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों की अपेक्षा शीर्षक पर खेद होता है। तो ये कथन किसका है? FW मेटलैंड का है। FW मेटलैंड का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? तो राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन सबने किया है, उपरोक्त सभी, कार्ल मार्क्स हो गए, एंजल्स हो गए, लेनिन, सभी ने किया है। ठीक, तो इसमें क्या है? राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन क्या हुआ? तीनों विचारकों ने किया है। तो ये तीनों विचारकों ने समर्थन किया है, कार्ल मार्क्स, एंजल्स, लेनिन। इसकी शुरुआत कार्ल मार्क्स ने की है। ठीक, वर्ग संघर्ष की, जिसमें बुर्जुआ वर्ग का सर्वहारा वर्ग के बीच क्रांति की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन हैं? तो सर हेनरी मैन। क्वेश्चन नंबर 19, राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन हैं? तो ये सर हेनरी मैन को कहा जा रहा है। ठीक, तो ये सर हेनरी मैन जो है राज्य की उत्पत्ति के पितृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेसेस फेयर की सही व्याख्या क्या है? तो लेसेस फेयर का अर्थ क्या है, उसकी व्याख्या क्या है, हम देखते हैं। लेसेस फेयर का अर्थ होता है मनुष्य को अकेला छोड़ दो। अब मनुष्य को अकेला छोड़ दो, इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लेट डू से हुई है। लेट डू, आओ करते हैं। ठीक, इसमें किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। इस सिद्धांत के मुख्य व्याख्याकार स्पेंसर, स्मिथ, लॉक आदि हैं। अब ये इसमें कौन कौन से मुख्य व्याख्याकार हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूर पूछा जा सकता है। स्पेंसर हैं, एडम स्मिथ हैं, जॉन लॉक हैं। इन सबको इसका मुख्य व्याख्याकार माना जाता है लेसेस फेयर का। तो लेसेस फेयर का अर्थ है मनुष्य को अकेला छोड़ दो। इस शब्द की उत्पत्ति दो शब्द से हुई है। इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लेट डू शब्द से हुई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलान करना है। तो अराजकतावाद, आंसर नंबर सी। अराजकतावाद जो है राज्य एक बुराई है, इससे रिलेटेड है। ठीक, तो ये क्या है? राज्य एक बुराई है, ये अराजकतावाद में कहा जा रहा है। सेकंड है व्यक्तिवाद। व्यक्तिवाद राज्य एक आवश्यक बुराई है। अब आदर्शवाद में कहा जा रहा है कि राज्य एक आवश्यक है। आदर्शवाद में कहा जा रहा है राज्य जो है आवश्यक है। मार्क्सवाद में कहा जा रहा है राज्यहीन वर्गहीन समाज होगा। ठीक, तो अराजकतावाद राज्य एक बुराई, व्यक्तिवाद राज्य एक आवश्यक बुराई माना गया है। इसमें आदर्शवाद में राज्य एक आवश्यक है। राज्य क्या है? राज्य आवश्यक है। मार्क्सवाद में राज्यहीन वर्गहीन समाज की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के विकास को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब ये कह रहे हैं कि राज्य का कालक्रम जैसे जैसे आया उसको सही कालक्रम में व्यवस्थित करो। तो फर्स्ट आंसर इसमें सही है, 1 3 2 4। पहला प्राच्य साम्राज्य आया, फिर आया ये यूनानी नगर राज्य आया। तो फर्स्ट नंबर पे प्राच्य साम्राज्य आया, प्राच्य साम्राज्य। और सेकंड नंबर पे आएगा यूनानी नगर राज्य आएगा। और फिर थर्ड नंबर पे आएगा रोमन साम्राज्य। और फोर्थ नंबर पे आएगा राष्ट्र राज्य। तो ये पहला हो गया, पहले नंबर पे आएगा, ये दूसरे नंबर पे आएगा, ये तीसरे नंबर पे आएगा और ये चौथे नंबर पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लोकतंत्र के अभिन्न सिद्धांत का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? निम्न में से कौन है? तो लोकतंत्र के अभिन्न सिद्धांत का प्रतिपादक इन सभी को माना जाता है। ठीक, तो ये कौन कौन है? पेरेटो हो गए, मोस्का हो गए, मिसेल्स, ये सभी को लोकतंत्र के अभिन्न सिद्धांतवाद का प्रतिपादक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असीमित सर्वभूत। अब ये अवधारणा दी गई, इसके प्रतिपादक को देखना है, इसको मिलान करना है। असीमित संप्रभुता हॉब्स की है। असीमित संप्रभुता किसको? हॉब्स जो है असीमित संप्रभुता की बात करते हैं, इनकी अवधारणा है। सीमित संप्रभुता ये जॉन लॉक की है। बहुलवादी संप्रभुता ये लॉस्की की है। और एकलवादी जॉन ऑस्टिन की बुक है। ठीक, तो असीमित संप्रभुता ये हॉब्स का है। सीमित संप्रभुता की बात लॉक ने की है। बहुलवादी संप्रभुता लॉस्की और एकलवादी संप्रभुता ऑस्टिन। असीमित हॉब्स है, सीमित लॉक है और बहुलवादी लॉस्की हो गए और एकलवादी ऑस्टिन हो गए। तो ये संप्रभुता है इनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब सुमेलित नहीं है, जो गलत है उसको बताओ। अब हम पहले सही सही देख लेते हैं। लास्की की बुक है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, ये सही है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये लास्की की है। हर्बर्ट स्पेंसर मैन वर्सेस द स्टेट, इनकी बुक है हर्बर्ट स्पेंसर की। जॉन ऑस्टिन की बुक है लेक्चर्स ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑन लिबर्टी, जो है ये जे.एस. मिल की बुक है, ना कि जॉन लॉक की। ठीक, तो ये ऑन लिबर्टी किसकी बुक है? जे.एस. मिल की, तो ये गलत है। ठीक, यहाँ जे.एस. मिल होना चाहिए, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1859 में। तो लॉस्की की है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लॉस्की। हर्बर्ट स्पेंसर मैन वर्सेस द स्टेट जॉन ऑस्टिन। लेक्चर्स ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल। लास्की ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। हर्बर्ट स्पेंसर मैन वर्सेस द स्टेट जॉन ऑस्टिन। लेक्चर्स ज्यूरिस्प्रूडेंस दिया इन्होंने। ऑन लिबर्टी जे.एस. मिल, जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1859 में हुआ, 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरस्तु द्वारा किया गया था। ठीक, तो ये अरस्तु द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुलवाद का जनक किसे माना जाता है? तो बहुलवाद का जनक गियरके को माना जाता है। गियरके। ठीक, बहुलवाद का जनक या इससे विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय जर्मन समाजशास्त्री गियर्क तथा मिटलैंड को जाता है, जिन्हें राजनीतिक बहुलवाद का जनक कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर मेटलैंड भी आ जाए तो भी सही हो जाएगा, और गियर्क तो वही हैं, तो गियर्क के और मिटलैंड को बहुलवाद का जनक माना जाता है। तो ये बहुलवाद के जनक कहे जाते हैं गियर्क और मिटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? तो वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित रचनाओं में से किसमें उसके श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार मिलते हैं? तो हम देखते हैं बी आंसर सही होगा। 1844 के इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट इनकी रचना है, 1844 में प्रकाशित हुई। इसमें इन्होंने श्रम के प्रति उदासीनता संबंधी विचार दिया। द जर्मन आइडियोलॉजी जो है 1845 में लिखी इन्होंने मार्क्स, जिसमें क्या हुआ, मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत देते हैं। दास कैपिटल 1867 में लिखी, जिसमें मार्क्स ने मूल आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया। तो ये भी आ सकता है। ठीक, तो द जर्मन आइडियोलॉजी जो 1845 में लिखी, उसमें मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। और दास कैपिटल में जो इनकी बुक है दास कैपिटल 1867 में लिखी इन्होंने 1867 में, उसमें मार्क्स ने क्या किया, मूल आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को एक मूर्ख निम्न में से कौन कहता है? अब इसमें एक कोटेशन है, जो प्रशासन को स्वयं चलाने का प्रयास करता है उस राजा को एक मूर्ख किसने कहा है? तो ये मनु ने कहा है, मनु ने इसको कहा है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की फिलॉसफी किसने लिखी? तो ये हीगल ने लिखी है, हीगल की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज व्यक्ति का विराट रूप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये प्लेटो ने कहा है। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय तथा 2684 श्लोक हैं। कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 मानी जाती है। इसे सनातन धर्मशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। हिंदू धर्म के ज़्यादातर नियम इसी ग्रंथ से लिए गए हैं। तो मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। न्यायमूर्ति एन रे किस न्यायमूर्ति की वरिष्ठता को लांघते हुए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए थे? तो ये न्यायाधीश एन रे जो है उपरोक्त सभी न्यायमूर्ति जे.एस. सेलत, न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े और न्यायमूर्ति ए.एन. ग्रोवर। तो जे.एस. सेलत, के.एस. हेगड़े, ए.एन. ग्रोवर, इन सभी की वरिष्ठता को लांघते हुए जो है न्यायमूर्ति ए.एन. रे, न्यायमूर्ति ए.एन. रे जो है न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। अब यह जो है घटना, ये जो है कब हुई थी घटना माना जा रहा है इसको? तो ये हुआ था 1973 में, जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 21A अनुच्छेद 21 से किस आयु वर्ग के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 21 से 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, जो संविधान के भाग 3 के मूलाधिकार में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निवारक निरोध कानून के अधीन किसी व्यक्ति को कितने दिनों तक बंदी बनाया जा सकता है? तो निवारक निरोध कानून के अधीन किसी व्यक्ति को 3 माह तक बंदी बनाया जा सकता है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान में उल्लिखित है। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें 12 राज्य हैं। ठीक, 12 राज्यों की संख्या बताई गई है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में। मंडल निर्माण करने वाले राज्यों की संख्या, तो मंडल सिद्धांत में राज्यों की संख्या कितनी है? 12 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का प्रस्तुतकर्ता जो है थॉमस हेयर को माना गया है, थॉमस हेयर है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता थॉमस हेयर है। इन्होंने द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन 1857 नामक पुस्तक लिखी है। देखो, तो इन्होंने 1857 में अपनी बुक लिखी द मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। किसकी बुक है? थॉमस हेयर की। ये क्या देते हैं, कौन सा सिद्धांत? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। तो 39 क्वेश्चन हम देखते हैं आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। तो आधुनिक भारत जो मॉडर्न इंडिया है इसके जो है कौटिल्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहाँ भारत में जो है मॉडर्न इंडिया में बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है? तो ये सर वैलेंटाइन सिरोल हैं। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक कहा है कि ये जो है ये क्या थे? बाल गंगाधर तिलक ये एक उग्रवादी नेता थे जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मुख्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, कार्यकर्ता के रूप में। तो सर वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा क्योंकि ये एक उग्रवादी नेता थे तिलक।
कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो ये राजनीति शास्त्र से संबंधित है। अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र से संबंधित है। अर्थशास्त्र में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने अध्याय, कितने अधिकरण और प्रकरण है? तो 15 अधिकरण है, 150 अध्याय हैं और 180 प्रकरण है। 15 अधिकरण है, 150 जो है 150 अध्याय हैं, 180 प्रकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सही गलत बताना है, कथन कौन सा व्याख्या कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो शक्ति भ्रष्ट बनाती है तथा पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट बनाती है। ये क्वेश्चन सही है, ऑप्शन सही है। अभी कथन है, कारण क्या दिया गया है? लोकतंत्र में शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध सर्वोत्तम नियंत्रण होता है क्योंकि शक्ति विविध समूहों में विभाजित हो जाती है। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, मैकियावेली को निम्न में से किस नाम से इंगित किया जाता है? तो मैकियावेली को उपरोक्त सभी युग का शिशु, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक माना जाता है और पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करने वाला माना जाता है। तो इनको युग का शिशु कहा जाता है, प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि, ये सभी को नाम से इंगित है मैकियावेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कथन दिए गए हैं, कारण दिए गए हैं, उनको बताना है सही गलत व्याख्या कर रहे हैं या नहीं। तो अरस्तु दासता का औचित्य सिद्ध करता है, तो ये सही है ऑप्शन। दासता मालिक तथा दास दोनों के लिए उपयोगी है, तो ये भी ऑप्शन सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से कथन सही हैं? अब सही कथन पूछ रहा है, तो इसमें प्लेटो की रिपब्लिक न्याय से संबंधित है, बिल्कुल सही है। प्लेटो की रिपब्लिक जो है न्याय सिद्धांत से संबंधित। प्लेटो श्रम विभाजन में विश्वास करता है, ये भी सही है। प्लेटो कार्य विशेषीकरण की अवधारणा देता है, ये भी सही है। प्लेटो के लेख जो है डायलॉग वार्ता के रूप में है, तो ये भी ऑप्शन सही है। प्लेटो की रिपब्लिक क्या है? न्याय से रिलेटेड है, श्रम विभाजन में विश्वास रखते हैं प्लेटो। कार्य विशेषीकरण की अवधारणा दी है, लेख डायलॉग वार्ता के रूप में है, सभी इनके जो है लेख जो है डायलॉग के रूप में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसो का संप्रभु शासक हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है, तो ये कौन कहता है? ये वाहन कहते हैं। वाहन कहते हैं कि रूसो का संप्रभु हॉब्स का लेवियाथन है जिसका सिर कटा हुआ है। रूसो की पुस्तक है, रूसो की बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, में सिर कटे लेवियाथन का चित्र है जिसका मतलब संप्रभुता एक व्यक्ति में ना होकर समस्त समुदाय में है। ठीक, तो ये हमने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ के लेखक कौन है? तो स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़ के लेखक जो हैं डॉक्टर अंबेडकर हैं। ये अभी इन्होंने लिखी है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज़, 1947 में जो प्रकाशित हुई ये बुक। रूल ऑफ प्रिंसेस का लेखक कौन है? तो रूल ऑफ प्रिंसेस का लेखक थॉमस एक्विनास को है माना जाता है। तो एक्विनास की बुक है रूल ऑफ प्रिंसेस। इनकी अन्य पुस्तकें हैं, ये भी देखना जरूरी है। सुम्मा थियोलॉजिका लिखी है, सुम्मा कोंट्रा जेंटाइल्स। तो सुम्मा थियोलॉजिका लिखी है, सुम्मा कोंट्रा जेंटाइल्स। तो सुम्मा थियोलॉजिका, सुम्मा कोंट्रा जेंटाइल्स और रूल ऑफ प्रिंसेस, ये सभी जो है थॉमस एक्विनास की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, भारत का संविधान मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है, तो ये डी ऑप्शन सही है। संविधान जो है 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2003 में जो किया गया था। तो संविधान 91वां संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारत का संविधान मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 द्वारा भारत का संविधान मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है, ठीक, जिसमें पीएम समेत, प्राइम मिनिस्टर समेत, प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत होनी चाहिए? 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो इसमें कौन प्राइम मिनिस्टर शामिल होते हैं? तो इन प्राइम मिनिस्टर समेत मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल की उपाधि भारत के वाइसराय के रूप में किस वर्ष में जानी गई? तो गवर्नर जनरल की उपाधि भारत के वाइसराय के रूप में 1858 ईस्वी में जानी गई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं ताकि और अच्छे से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो 1858 ईस्वी में गवर्नर जनरल की उपाधि भारत के वाइसराय के रूप में जानी गई। 1858 में रानी विक्टोरिया के हाथ में शासन चले जाने के बाद भारत के बाद यह क्या हुआ, यह बदलाव आया, जिसके फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसराय बने। अब ये लॉर्ड कैनिंग जो थे, कैनिंग, ये भारत के प्रथम वाइसराय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रारंभिक नाम क्या था? तो इनका प्रारंभिक नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत के महान चिंतक, समाज सुधारक व आर्य समाज के संस्थापक थे। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। तो देखो, इनका मूल शंकर जो है, इनका बचपन का नाम था, ये पूछा गया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम, प्रारंभिक नाम मूल शंकर था। अब यहाँ बचपन का नाम, बचपन ना देकर क्या दे दिए हैं? प्रारंभिक नाम दे दिए हैं। वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है, प्रत्येक 5 वर्षों में किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी, जो राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष पर गठित किया जाता है, जो केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी पर अपना सुझाव राष्ट्रपति को देता है। तो इसका प्रावधान कहाँ है? आर्टिकल 280 में है। स्थापना कब हुई थी वित्त आयोग की? तो 1951 में हुई थी। तो ये 5 वर्ष पर गठित किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, जिसका काम क्या होता है? केंद्र के करों में राज्यों की हिस्सेदारी पर अपना सुझाव राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अध्याय में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो संविधान के जो है 15वें भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अब इसमें क्या है, भारतीय संविधान के कुल 22 भाग हैं, जिसमें 15वें भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 324 से 329 तक में ये निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो ये किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है? संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इसमें कितने सदस्य शामिल होते हैं? इसमें जो है 22 सदस्य शामिल होते हैं, जिनमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 किससे रिलेटेड है? तो ये एजेंडा 21 जो है पर्यावरण से रिलेटेड है। एजेंडा 21 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास मुद्दे पर केंद्रित है, जिसका सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील के। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे प्राप्त हैं? तो ये केंद्र को प्राप्त हैं। ठीक। तो अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में केंद्र को प्रदान की गई हैं। भारतीय संविधान में शक्तियों का बंटवारा 3 भागों में किया गया है, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है, तथा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित की गई हैं। किस अनुच्छेद द्वारा उपाधियों को प्रतिबंधित किया गया है? तो आर्टिकल 18 द्वारा उपाधियों को प्रतिबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक के रूप में व्याख्यायित किया गया है, किसके द्वारा? तो ये किया गया है केसी हुएर द्वारा भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक के रूप में व्याख्यायित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय स्वतंत्र व्यवस्था जो है, भारत में जो वित्तीय व्यवस्था है को केंद्र एवं राज्य स्तरों पर किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करता है। भारत का नियंत्रक और एवं महालेखा परीक्षक भारत में वित्तीय व्यवस्था को केंद्र एवं राज्य स्तरों पर नियंत्रित करता है, जिसका वर्णन भारत एवं का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किसमें मिलता है? आर्टिकल 148 में दिया गया है।
जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। यह भारतवर्ष राज्य सरकार के सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। भारत में सिक्किम का विलय किस वर्ष में हुआ? तो 1975 में किया गया। भारत में सिक्किम का विलय 1975 में हुआ, जो कि भारत का 22वां राज्य बना। इससे संबंधित बिल पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने हस्ताक्षर किया। 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसे यह दर्जा दिया गया। ठीक, तो 35वें संविधान द्वारा यह दर्जा दिया गया और 36वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1975 में, जो भारत का क्या है 22वां राज्य बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज्य का शिशु था। तो ये भारतीय राष्ट्रवाद क्या है? ब्रिटिश राज्य का शिशु था। ये किसने कहा है? तो ये कूपलैंड का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 62। सन 1951 से 1960 तक भारत में कितने संवैधानिक संशोधन हुए? तो ये सन 1951 से 1960, 1951 से 1960 तक भारत में 9 संशोधन हुए। कोहिलो केस भारतीय संविधान की किस अनुसूची से रिलेटेड है? तो कोहिलो केस भारत के संविधान की 9th शेड्यूल से रिलेटेड है। आई.आर. कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद में संविधान की बुनियादी ढांचा को सही ठहराया गया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है। तो आई.आर. कोहिलो बनाम तमिलनाडु का जो केस था राज्यवाद में, संविधान की बुनियादी जो ढांचा है उसको सही ठहराया गया था। भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का वर्णन है? तो 11 का वर्णन है। भारत के संविधान में 11 मूल कर्तव्यों की बात की गई है, जो संविधान के भाग 4 का 4A आर्टिकल 51 का 51A में वर्णित है। 42वें संवैधानिक संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित थे। लेकिन 86th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो इस प्रकार है माता पिता या संरक्षक के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। ये 11वें मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 द्वारा, और 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे, जो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65। ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि किसे प्रदान की थी? तो केसर-ए-हिंद की उपाधि जो है महात्मा गांधी को प्रदान की थी। ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को प्रदान की थी, जिसे गांधी ने यह उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान लौटा दी थी। तो केसर-ए-हिंद प्रदान करते हैं महात्मा गांधी को, और ये गांधी जो है असहयोग आंदोलन जब चलता है तो उसी दौरान ये ब्रिटिश सरकार को वापस कर देते हैं। फरक्का समस्या किन दो देशों के बीच स्थित है? तो फरक्का विवाद जो है भारत का बांग्लादेश, ठीक, भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। फरक्का समस्या भारत व बांग्लादेश के बीच रहा विवाद है। यह विवाद बहुत लंबे दिनों से रहा है। फरक्का बैराज द्वारा गंगा नदी का पानी 2 भागों में बांटा जाता है। निम्न में से किसने गांधी को चंपारण में आमंत्रित किया था? तो गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित करने वाला कौन था? तो ये राजकुमार शुक्ल थे। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था। राजकुमार ने किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती थी। राजकुमार से ही जो है किसान आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, 1917 में प्रारंभ होती है। भारत के संविधान निर्माताओं ने समवर्ती सूची की अवधारणा को कहाँ से लिया है? तो ये समवर्ती सूची की अवधारणा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है।
तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अब इसमें हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। इसके अलावा आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व, संसदीय प्रणाली पर निर्वाचित एक राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के कृत, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन एवं मनोनयन, कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, सूचियां, 7वीं अनुसूची की सूचियां, केंद्र राज्य संबंध, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होना। तो अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होनी चाहिए, केंद्र में निहित होनी चाहिए। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित करना आर्टिकल 201 में कहा गया है। राज्यपाल की नियुक्ति दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया को ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद झगड़े का निर्णय कौन करता है? तो ये भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 71 में कहा गया है। भारतीय राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो क्या है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख है। भारत का निर्वाचन आयोग किसके अधीन काम करता है? तो ये जो है इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में वर्णित है। यह एक स्वतंत्र निकाय है, यह किसी के अधीन काम नहीं करती है। ठीक, तो भारत का निर्वाचन आयोग किसी के अधीन काम नहीं करता है क्योंकि यह एक स्वतंत्र निकाय है। निम्न राज्यों में से किसमें 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है लागू नहीं है? 73वां संविधान संशोधन एक्ट अधिनियम लागू नहीं है। किस राज्य में? तो यह है उपरोक्त सभी, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। हम इसमें देखते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में 24 अप्रैल 1973 को लागू हुआ था। यह अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है, जो कि भारत के पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में लागू नहीं है, जिसमें नागालैंड, मेघालय, मिजोरम शामिल है। भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 अध्याय हैं, जिसमें 12 अनुसूची और 395 मूल अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का कौन सा मौलिक तत्व नहीं है? तो आधुनिकीकरण का मौलिक तत्व जो है घटती हुई बुद्धि संगतता नहीं है। तो घटती हुई बुद्धि संगतता ये आधुनिकीकरण का मौलिक तत्व नहीं है। अब कौन कौन सा मौलिक तत्व है? विभिन्नीकृत राजनीतिक संरचनाएं हैं, बढ़ती हुई राजनीतिक सहभागिता, केंद्र एवं परिधि के मध्य बढ़ती हुई अंतर की है। विभिन्नीकृत राजनीतिक संरचनाएं हैं, बढ़ती हुई राजनीतिक सहभागिता, केंद्र एवं परिधि के मध्य बढ़ती हुई अंतःक्रिया, ये सभी जो है मौलिक तत्व हैं, लेकिन घटती हुई बुद्धि संगतता ये नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, आलमंड एवं पावेल के लिए राजनीतिक संस्कृति का कौन सा संगठक नहीं है? तो ये संगठक नहीं है आलमंड एवं पावेल के लिए राजनीतिक संस्कृति का। तो इसमें से कोई ऑप्शन जो है नहीं सही है, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है, जबकि ये सब क्या है? ये संगठक हैं। तो नहीं का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो संज्ञानी अभिविन्यास, भावात्मक अभिविन्यास और मूल्यांकन अभिविन्यास ये सब राजनीतिक संगठक हैं। तो ये 3 घटक माने जाते हैं आलमंड एवं पावेल के राजनीतिक संस्कृति के। तो ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावनात्मक अभिमुखीकरण, ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावनात्मक अभिमुखीकरण, मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। तो इस प्रकार से संज्ञानी अभिविन्यास, मूल्यांकन अभिविन्यास और भावात्मक अभिविन्यास ये जो है संगठक हैं आलमंड एवं पावेल के लिए राजनीतिक संस्कृति का। तो आलमंड एवं पावेल के राजनीतिक संस्कृति का संगठक संज्ञानी अभिविन्यास, मूल्यांकन अभिविन्यास, भावात्मक अभिविन्यास है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, राजनीतिक दलों को राजसत्ता के पीछे की शक्ति के रूप में वर्णन किया गया है।
तो ये हरमन फाइनर ने राजनीतिक दलों को राजसत्ता के रूप में के पीछे शक्ति के रूप में वर्णित किया है। तो राजनीतिक दलों को राजसत्ता के पीछे की शक्ति के रूप में वर्णन किया है हरमन फाइनर ने। किसने दबाव समूह को व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में वर्णित किया है? तो ये फाइनर ने किया है, हरमन फाइनर ने दबाव समूह को व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में वर्णित किया है, हरमन फाइनर ने। तो हरमन फाइनर जो है व्यवस्थापिका को तृतीय सदन के रूप में वर्णित करते हैं। 78 क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का अभिप्राय क्या है? तो ये आधुनिकीकरण का अभिप्राय है विचारों एवं मूल्यों में परिवर्तन, ऑप्शन डी। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? तो ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक हैं डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन को माना है इसके लेखक। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ लिखी है डेविड ईस्टन, ठीक। तो ये डेविड ईस्टन कनाडा मूल के निवासी हैं, अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे। तो ये कनाडाई मूल के अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक थे। इन्हें उत्तर व्यवहारवाद के जनक के रूप में याद किया जाता है। तो ये क्या हैं? डेविड ईस्टन उत्तर व्यवहारवाद के जनक हैं। सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स लाइफ 1965 में लिखी इन्होंने। द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में लिखी है। फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस 1965 आदि इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सी है अपने हितों की रक्षा के लिए शासन पर दबाव डालना। ये इनका मुख्य उद्देश्य रहा है दबाव समूह का। निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है लॉर्ड एक्टन का। लॉर्ड एक्टन कह रहे हैं निरंतर जागरूकता स्वतंत्रता का मूल है, ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फांसी, इसमें सही मिलान करना है और जो गलत है उसको निकालना है। तो फांसीवाद इटली मुसोलिनी से रिलेटेड है, ये सही है। 1922 में ये फांसीवाद जो है इटली में मुसोलिनी से रिलेटेड है। और फांसीवाद जर्मनी हिटलर, ये गलत हो गया, ठीक। नाजीवाद इटली मुसोलिनी, तो ये भी गलत है। नाजीवाद जर्मनी हिटलर, तो ये सही है। तो फांसीवाद इटली मुसोलिनी से रिलेटेड है, ये सही है। और नाजीवाद जर्मनी हिटलर से रिलेटेड है, तो ये सही हो गया और ये दोनों गलत हो गए। तो फांसीवाद इटली मुसोलिनी ये 1922 का है और नाजीवाद जर्मनी हिटलर 1933 में ये कहा गया है। सिविल सोसाइटी की उत्पत्ति निम्न में से किसमें हुई है? तो बी यूरोप में हुई है। सिविल सोसाइटी की उत्पत्ति यूरोप में हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से नागरिक समाज की अवधारणा का वास्तविक अर्थ दो बार मूल रूप से जो है मूल शास्त्रीय रूप में परिवर्तित हुआ। अपने मूल शास्त्रीय रूप में परिवर्तित हुआ। पहला परिवर्तन फ्रांसीसी क्रांति के बाद, दूसरा यूरोप में साम्यवाद के पतन के दौरान हुआ। पहला परिवर्तन फ्रांसीसी क्रांति के बाद होता है और दूसरा क्या होता है? यूरोप में साम्यवाद के पतन के दौरान हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संसदात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल जो है ये संसदात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है। तो कौन कौन सा लक्षण है हम ये देखते हैं। नाम मात्र का अध्यक्ष है, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, सामूहिक उत्तरदायित्व, व्यवस्थापिका कार्यपालिका में संबंध, तो ये सब क्या है कार्य। और अगर दिया होता यहाँ पे कार्यपालिका का अनिश्चित कार्यकाल, मतलब कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, तो ऑप्शन सही हो जाता। लेकिन कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल ये जो है संसदात्मक शासन व्यवस्था का लक्षण नहीं है, बाकी ये सब हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्या है? तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्या कौन कौन सी है? एकता की समस्या है, सरकारों की स्थिरता है, नेतृत्व एवं जनता में संवाद की कमी।
एकता की समस्या, सरकारों की स्थिरता, नेतृत्व एवं जनता में संवाद की कमी, ये क्या है? राजनीतिक आधुनिकीकरण की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है? तो ये सी ऑप्शन जो है ये परंपरागत उपागम की विशेषता नहीं है, अनुभववादी अध्ययन। अब कौन कौन सी विशेषता है हम ये भी देखते हैं। मानवीय अध्ययन है, औपचारिक अध्ययन है, वैज्ञानिक अध्ययन है। ये सभी क्या है? परंपरागत उपागम की विशेषता है, जबकि अनुभववादी जो है ये अनुभववादी ये विशेषता नहीं है आधुनिक उपागम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। इनमें से कौन एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट राजनीतिक विकास की रूपरेखा नामक ग्रंथ के लेखक हैं? इनमें से कौन? ठीक, तो एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक ग्रंथ के लेखक लुसियन पाई हैं। लुसियन पाई को एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट का लेखक माना जाता है। तो लुसियन पाई ने बुक लिखी है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीतिक विकास के पहलू, जिसे राजनीतिक विकास का पिता कहा जाता है। यह बुक, तो लुसियन पाई को राजनीतिक विकास का पिता कहा जाता है। यह बुक जो है 1966 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए किसने निर्णय निर्माण सिद्धांत को लागू किया? तो ये रिचर्ड स्नाइडर ने किया है। रिचर्ड स्नाइडर ने निर्णय निर्माण सिद्धांत को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोप बिंदु है। तो ये किसका कथन है? हॉलैंड का कथन है। अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोप बिंदु है, हॉलैंड ने कहा है। तो ये हॉलैंड का कथन है। नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निम्न में से क्या उद्देश्य है? तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य सभी है, यह सभी उपरोक्त सभी: गरीबी दूर करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सभी देशों की आत्मनिर्भरता, ये सभी हैं। तो नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के उद्देश्य हैं जिनमें गरीबी दूर करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सभी देशों की आत्मनिर्भरता अतः सभी लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के उद्देश्य हैं। NIEO UNO में विकासशील देशों ने 1974 में NIEO की मांग उठाई गई, जिसमें विकासशील देशों ने नारा दिया ट्रेड नॉट ऐड, अपने संसाधनों पर प्रभुत्व की मांग, तथा तीसरी दुनिया के देशों के ऋण को कम करना, ये सभी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंस्टन चर्चिल ने प्रसिद्ध आयरन कर्टेन भाषण निम्न में से किस स्थान पर दिया? तो ये फुलटन स्थान था, वहीं दिया। विंस्टन चर्चिल ने प्रसिद्ध आयरन कर्टेन भाषण फुलटन नामक स्थान पर दिया। कब दिया? 1945 में। इस भाषण में चर्चिल ने कहा, हम एक तानाशाही के स्थान पर दूसरे तानाशाही को स्थापित नहीं होने देंगे। इसे रोकने के लिए सभी उपायों का सहारा लिया जाएगा। चर्चिल के इसी भाषण से शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन निरगुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? तो निरगुट आंदोलन का संस्थापक नेता कौन नहीं है? तो ये कर्नल गद्दाफी नहीं है। अब कौन कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, कर्नल नासिर हैं और मार्शल टीटो हैं, जबकि कर्नल गद्दाफी नहीं है। निरगुट आंदोलन का संस्थापक नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर व मार्शल टीटो हैं। इसकी स्थापना निरगुट आंदोलन की 1961 में हुई थी और 2012 तक इसमें 120 सदस्य हो चुके थे। तो कर्नल गद्दाफी जो है निरगुट आंदोलन के संस्थापक नेता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये किसका कथन है? मॉर्गेनथाउ का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, इस तात्कालिक उद्देश्य का उद्देश्य क्या है? तात्कालिक शक्ति प्राप्त करना होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, इसका तात्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना होता है। ये किसने कहा है? मॉर्गेनथाउ का कथन है। 2 क्वेश्चन मॉर्गेनथाउ पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस लोटस विवाद में टक्कर वाले जलयान किन देशों के थे? तो SS लोटस विवाद में टक्कर वाले जलयान किन देशों के थे? तो ये थे फ्रांस एवं तुर्की के।
अब ये क्या है, एसएस लोटस विवाद एक आपराधिक मुकदमा है जो एसएस के बीट 2 अगस्त 1926 टकराव का परिणाम था। तो ये क्या था, एसएस के बीट 2 अगस्त 1926 टकराव का परिणाम था। यह टकराव फ्रांस एवं तुर्की के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अपेक्षा एक विस्तृत शब्द है। इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अपेक्षा क्या है, एक विस्तृत शब्द है। यह किसने कहा है, तो यह कहा है पामर एवं पार्किंस ने। तो पामर एवं पार्किंस ने रिपीट किया है, कहा है पामर एवं पार्किंस ने। अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अपेक्षा एक विस्तृत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति संतुलन का सिद्धांत लागू होता है, तो सभी राष्ट्रों पर लागू होता है शक्ति का संतुलन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 98। वैदेशिक नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है। तो यह किसने कहा है कि वैदेशिक नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है, तो ये कहा है जे.आर. चाइल्ड्स ने कहा है वैदेशिक नीति वैदेशिक संबंधों का सारभूत तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ, तो ये सम्मेलन हुआ प्रथम 1961 में। कहाँ किया गया, बेलग्रेड में हुआ। आसियान स्थापित किया गया था 1967 में। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई। इसका उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक प्रगति, आर्थिक स्थायित्व और शांति में वृद्धि को बढ़ावा देना। इसमें देशों की संख्या 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है कहाँ है, न्यूयॉर्क में। तो यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, जिनमें 193 देश हैं, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में सर्वप्रथम किसे नियुक्त किया गया था, तो मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में सर्वप्रथम नियुक्त हुए थे जोसे अयाला लासो। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार उच्चायुक्त के रूप में सर्वप्रथम जोसे अयाला लाजो को नियुक्त किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1946 से 47 के बीच में हुई थी। मैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की एक कार्यकारी समिति के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल पूछा गया है। अब द्वितीय विश्व युद्ध का कार्यकाल कब से कब तक है, 1939 से 1945 के बीच माना जाता है। ठीक हुआ था। मीन कैंप नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो मीन कैंप नामक पुस्तक की रचना जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये हिटलर ने लिखी है। हिटलर की बुक है। ठीक, हिटलर ने लिखी है। भारत किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना था, तो ये भारत जो है 1995 में, ऑप्शन नंबर बी, विश्व व्यापार का संगठन बना था। पहले गैट के नाम से यह संस्था प्रसिद्ध थी। भारत उसका भी सदस्य था, जिसे बाद में WTO के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ये 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई। शक्ति संतुलन के स्वर्णिम काल की समयावधि क्या है, तो एक क्वेश्चन है शक्ति संतुलन के स्वर्णिम कार्यकाल की समयावधि क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए 1815 से 1914 तक माना जाता है। 1815 से 1914 के बीच शक्ति संतुलन के स्वर्णिम काल की अवधि माना जाता है, 1815 से 1914 के बीच। किसको यथार्थवादी सिद्धांतकारों के जनक के रूप में जाना जाता है, तो ये राइनहोल्ड नायबूर होगा। ठीक, तो ये राइनहोल्ड नायबूर को जो है यथार्थवादी सिद्धांतकारों के रूप में जाना जाता है। शीत युद्ध का पराभव इतिहास का पराभव था। शीत युद्ध का पराभव इतिहास का पराभव था। किसने कहा है, तो ये कहा है एफ फुकुयामा ने। फ्रांसिस फुकुयामा अमेरिका के राजनीतिक विज्ञानी, राजनीतिक अर्थशास्त्री एवं लेखक हैं। इतिहास का अंत इनकी प्रमुख पुस्तक है। तो इतिहास का अंत जो है इनकी मुख्य पुस्तक है, जिसके माध्यम से इन्होंने यह विचार दिया कि शीत युद्ध का अंत इतिहास का अंत है। ठीक, तो पराभव मतलब अंत है। ओके, तो शीत युद्ध का अंत इतिहास का अंत है, ये किसने कहा है, फ्रांसिस फुकुयामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109।
भारतीय प्रत्यार्पण विधि किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो ये आई 1962 में। अब ये क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। भारतीय प्रत्यार्पण विधि 1962 में अस्तित्व में आई। यह विदेशी राज्यों के साथ भारत द्वारा की गई संधि, समझौता या व्यवस्था के रूप में प्रत्यार्पण को परिभाषित करती है। सुप्रीम कोर्ट प्रत्यार्पण एक राष्ट्र की ओर से दूसरे राष्ट्र को उन अपराधों के लिए निपटने के लिए वांछित है जिनमें उन अपराधों के लिए वे दूसरे राज्य की अदालत में अभियुक्त का या दोषी ठहराए गए हैं। जांचाधीन, विचाराधीन और सजायाफ्ता अपराधियों के मामले में आरोपित के प्रत्यार्पण का अनुरोध किया जा सकता है। जांचाधीन मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा सुनिश्चित करने में प्रचुर सावधानी बरतनी होगी। तो इसमें प्रचुर सावधानी बरतनी होगी कि उसके पास विदेशी राष्ट्र के कोर्ट के समक्ष आरोप सिद्ध करने के लिए प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं। तो ये प्रत्यार्पण विधि जो है भारत में अस्तित्व में आई 1962 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110, राष्ट्रीय हित की वृद्धि का साधन है। तो डी ऑप्शन सही है, राजनय, साम्राज्यवाद, युद्ध, ये सभी हैं। 111 क्वेश्चन है, यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो ये वुडरो विल्सन जो है यथार्थवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। जॉर्ज एफ केनन है, केनेथ वाल्स हैं, E.H. कार हैं, ये सभी हैं। यथार्थवादी सिद्धांत के समर्थक जॉर्ज एफ केनेथ हैं, केनेथ वाल्स हैं, जॉर्ज एफ केनन हैं, E.H. कार हैं। जबकि वुडरो विल्सन यथार्थवादी विचारधारक नहीं है, विल्सन एक आदर्शवादी विचारक हैं। तो विल्सन क्या है? वुडरो विल्सन एक आदर्शवादी विचारक हैं एवं अमेरिका के राष्ट्रपति थे। विल्सन ने 14 सूत्र में, अब ये विल्सन जो है इनके 14 सूत्र में इनके आदर्शवादी विचार मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन का साधन क्या है? तो शक्ति संतुलन का साधन है शस्त्रीकरण करना तथा निःशस्त्रीकरण, हस्तक्षेप, संधि, ये सभी शक्ति संतुलन के साधन है। गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय क्या है? गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय है कि गुटों से पृथकता होनी चाहिए, मतलब किसी गुट में शामिल नहीं होगा, शीत युद्ध में कोई भागीदारी नहीं होगी और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के परिणामों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के परिणामों के आधार पर निर्णय, शीत युद्ध में कोई भागीदारी नहीं, गुटों से पृथकता, ये सब क्या है? गुट निरपेक्षता का अभिप्राय है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया? तो UNO ने शांति के लिए एकता प्रस्ताव नवंबर 1950 को पारित किया। तो नवंबर 1950 को 1950 में UNO द्वारा शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया गया। कौन सा विदेश नीति के निर्धारकों में सम्मिलित नहीं है? तो ये विदेश नीति के निर्धारकों में सम्मिलित क्या है? C नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ऐतिहासिक परंपराएं हैं, आर्थिकी है, राष्ट्रीय हित है। ठीक, तो ऐतिहासिक परंपराएं हैं, आर्थिकी है, राष्ट्रीय हित है। जबकि ये न्यायालय जो है अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल कोर्ट जो है ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये शामिल नहीं है इंटरनेशनल कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय विदेशी नीति के निर्धारकों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ऐतिहासिक रीति रिवाज, आर्थिक हित से संबंधित मामले, देश का राष्ट्रीय हित आदि तत्व किसी भी राष्ट्र के विदेश नीति के निर्धारण में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुलभूषण जाधव फांसी रोक मामले में, अब कुलभूषण जाधव की जो फांसी थी उसको रोकने के मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 11 जजों की पीठ में भारतीय जज कौन था? अब 11 जज की जो पीठ थी उसमें भारतीय जज कौन थे? तो कुलभूषण जाधव फांसी की जो रोकने का मामला था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 11 जजों की पीठ में भारतीय जज थे दलबीर भंडारी। ठीक, तो ये दलबीर भंडारी थे जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो 11 जजों की पीठ में भारतीय जज थे दलबीर भंडारी जो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसको लूट पद्धति स्पॉइल्स सिस्टम कहा जाता है। तो स्पॉइल्स सिस्टम हम किसको कहते हैं? संरक्षक नौकरशाही को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशासन तथा वित्त को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, ये कौन कहता है? तो ये एल.डी. व्हाइट कहते हैं। लोक प्रशासन के विकास के निम्न में से किस काल को संकट का काल कहा जाता है? तो ये संकट का काल कहलाता है चतुर्थ चरण, फोर्थ फेज। 1948 से 1970 का काल जो है संकट का काल कहा जाता है। 1948 से 1970, 1948 से 1970 तक के काल को संकट का काल कहा जाता है। ये चतुर्थ चरण है, ठीक, चतुर्थ चरण, फोर्थ फेज, फोर्थ फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, लास्ट क्वेश्चन, इसमें सुमेलित कथन बताना है, ठीक। एल.डी. व्हाइट की बुक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सही है। वुड्रो विल्सन की बुक है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बिलोबी की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी बुक्स जो है सही हैं और इनके जो लेखक हैं ये भी सही है। एक बार हम रिपीट कर देते हैं। और एल.डी. व्हाइट की बुक है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वुड्रो विल्सन की है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का अध्ययन करो, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। बिलोबी की बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारा जो है ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशन जो है टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू।